देखो अपन ने पढ़ा था, अपन ने नेटवर्क पढ़ लिया था, एक तो 4 टर्मिनल नेटवर्क, एक टू 3 टर्मिनल नेटवर्क और एक 2 टर्मिनल नेटवर्क। तो मैंने यहीं पे एक अपने पास दो डेफिनेशन आती है, एक तो आती है एक परिचालन बिंदु प्रतिबाधा यानी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। उसके बाद अपने पास एक डेफिनेशन आती है आंतरिक प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो अपन को देखना है, क्योंकि ये डेफिनेशन आपके बहुत जगह काम आएगी। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले तो 4 टर्मिनल नेटवर्क की। तो 4 टर्मिनल नेटवर्क किसे कहते हैं इसकी जस्ट पहले बता दिया था आपको। तो मैंने यहीं पे क्या बताया, 4 टर्मिनल नेटवर्क का डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे क्या अपना ये वाला क्या हो गया, अपना एक नेटवर्क हो गया। यहाँ पे कितने टर्मिनल हो गए, 1 2 3 4 यानी 4 टर्मिनल हो गए। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसमें द्विद्वारक यानी 2 पोर्ट, यानी एक इनपुट पोर्ट दूसरा आउटपुट पोर्ट। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जो इनपुट वाला था इसको जोड़ दिया किसी भी वोल्टेज सोर्स से। सोर्स यानी यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एसी सोर्स। यहाँ हो सकता है कोई भी जनित्र जोड़ दिया, या हो सकता है सेल या बैटरी भी जोड़ सकते हो। तो कोई भी सोर्स जोड़ दिया, उसी सोर्स के कारण इसका जो वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज कितना होगा अपना V1, और इनपुट करंट कितना होगा अपना I1। तो मैंने लिख लिया कि जो इनपुट है वो अपना इनपुट I1 करंट है और V1 क्या है, वोल्टेज है। इसी प्रकार अपन दूसरे की बात करते हैं, तो ये क्या अपना आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट यानी I2 क्या हो गया, आउटपुट करंट हो गया, V2 क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब जब यहाँ पे स्रोत जोड़ा है यानी इसमें करंट प्रवाहित होगी। जब करंट प्रवाहित होगी तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें कुछ ना कुछ अपन मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे ZL यानी लोड इम्पीडेंस लगा दिया। लोड इम्पीडेंस कहाँ दिया, जहाँ पर अपन मेजरमेंट करते हैं यानी जहाँ पर अपन आउटपुट लेते हैं वहाँ क्या लगाते हैं अपन, लोड इम्पीडेंस लगाते हैं। तो वो क्या मैंने लोड इम्पीडेंस लगा दिया। तो अपने पास जो डेफिनेशन है वो क्या, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। तो ये किससे कहते हैं, मान लिया कि अपने पास दो लूप है। यदि दो लूप की बात करें, मान लो एक बार एग्जांपल के लिए ये वाला फर्स्ट लूप हो गया, ये वाला सेकंड लूप हो गया। यानी फर्स्ट लूप और सेकंड लूप अपने पास कितने लूप है, दो लूप है। यदि बात करें, यदि इसमें मैंने क्या किया, एक लूप में वोल्टेज सोर्स ऐड किया है। यदि एक लूप में वोल्टेज सोर्स ऐड किया है, यानी अपन कह सकते हैं कि यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत ऐड करने से उसके द्वारा क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। तो अपन ने लिख लिया कि इसमें करंट क्या होगा, आएगा I1, और वोल्टेज क्या आएगा V1। किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो अपन कह सकते हैं कि जो एक लूप में अपन वोल्टेज स्रोत जोड़ रखा है उसी से क्या हो, उसी लूप में धारा प्रवाहित हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो तो उसके द्वारा उसी लूप में धारा प्रवाहित होती है। यदि किसी, ध्यान से पढ़ना इसको, यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो तो उसके द्वारा उसी लूप में धारा प्रवाहित होती है। यानी कह सकते हैं कि ये वाला अपना एक लूप है, इसमें अपन ने वोल्टेज सोर्स जोड़ रखा है, और इसी लूप में क्या होगी, अपने पास धारा प्रवाहित होगी। तब वो क्या कहलाएगा, तो वो क्या कहलाता है अपना परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। या फिर अपन कह सकते हैं जिसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखने है तो वो भी लिखेंगे अपन। तो एक लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, उसी लूप में क्या हो, धारा प्रवाहित हो। और जो दूसरे सोर्स है, मान लिया कि अपने पास और भी सोर्स हो सकते हैं वोल्टेज सोर्स, तो उसको क्या करना है, ट्रांसफर इम्पीडेंस से प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करना है। या अपन कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना है। यानी दूसरे वोल्टेज स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो निवेशी वोल्टता और वह निवेशी धारा का अनुपात परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। अब देखो इसमें जो ये चीज लिखी है, तो फर्स्ट चीज तो क्या लिखी है इसमें, यदि किसी एक लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा है तो उसी लूप में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। फिर अपन ने जो दूसरी लिखी है कि यदि इसमें और भी कोई वोल्टेज स्रोत हो, यानी इनपुट का वोल्टेज स्रोत तो अपना काम में ले लिया, यदि और भी सर्किट में वोल्टेज स्रोत लग रहे हो तो उसको क्या करना है अपन को, आंतरिक प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है। वैसे इसको ज्यादातर इस केस में आंतरिक प्रतिबाधा का मान क्या लेते हैं, इजी बनाने के लिए 0 लेते हैं। तो ये क्या हो गया, दूसरी लाइन। फिर अपन तीसरी लाइन कहते हैं कि निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है, अपना परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। अब निवेशी वोल्टता देखो, यहाँ पे अपने पास निवेशी वोल्टता कितनी है, मान लिया कि ये निवेशी वोल्टता है अपनी V1, और निवेशी धारा कितनी है, निवेशी धारा है अपने पास I1। तो ये अपने क्या कहलाएगी, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, यानी इसका अनुपात, यानी निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात परिचालन बिंदु प्रतिबाधा कहलाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अपन Z इन से। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस का मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा। यानी Z इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निवेशी वोल्टेज अपॉन में निवेशी करंट, या इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट। यानी मैं लिख सकता हूँ कि इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट। तो ये क्या हो जाएगी अपनी
इनपुट वोल्टेज अपन में इनपुट करंट क्या हो जाएगी, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी सर्किट 4 टर्मिनल नेटवर्क बना दिया, इसमें क्या किया, इनपुट वोल्टेज लिया V1, करंट लिया I1, आउटपुट वोल्टेज लिया V2, करंट लिया I2। इनपुट वोल्टेज लिख लिया, आउटपुट दोनों मैंने जो जो था वो लिख लिया। अब यदि किसी भी 4 टर्मिनल के बिहेव के बारे में जानना है, उसके बारे में अपन को पढ़ना है, तो अपने पास जो 4 टर्म आ रही है I1, V1, I2, V2, इसके द्वारा ही अपन को क्या करनी पड़ेगी, इसकी व्याख्या, यानी कोई भी मेजरमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा, इन चारों टर्म के द्वारा ही होगा, क्योंकि अपने पास ये 4 टर्म ही है 4 टर्मिनल नेटवर्क में। तो इसके द्वारा जो भी अपन वेरिएबल लेके या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल लेके काम में लेंगे, तो वो कंसेप्ट आएगा पैरामीटर में। तो अपन बात करते हैं, ये क्या था अपना, एक 4 टर्मिनल नेटवर्क था, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, लोड लगाया मैंने आउटपुट पे ZL, ये क्या अपना वोल्टेज सोर्स है। तो वही ये वाला डेफिनेशन आपको लिखनी है कि यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो और उसी लूप में क्या हो, धारा प्रवाहित हो, तो दूसरे वोल्टेज स्रोत को क्या करें अपन, आंतरिक प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दे, तो क्या कहलाएगा वो, निवेशी वोल्टता व निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाएगा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा या फिर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। देखो इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड हो, तो इसमें एक तो ये जो आंतरिक प्रतिबाधा है, या आंतरिक प्रतिबाधा कहलाती है ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाता है। तो ये इसको अपन कह सकते हैं आंतरिक प्रतिबाधा यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो इसकी भी आगे डेफिनेशन आएगी आपके पास। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, परिचालन पॉइंट इम्पीडेंस यानी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस हो जाएगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि यहाँ पे देखो एक बार जेड इन है, जेड इन तो क्या हो गया अपना ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस हो गया, या इसको मैं यदि उल्टा करके लिख सकता हूँ, यदि अपने पास मान लो कि I1 अपॉन में V1 हो, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, जो मैंने बताया था जब डेफिनेशन पढ़ाई थी, जिसमें एक प्रतिबाधा भी पढ़ाया था और एक प्रवेश्यता भी पढ़ाया था। यानी अपन ने एक तो इम्पीडेंस पढ़ा था और एक क्या पढ़ा था, एडमिटेंस पढ़ा था। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ये जब इसका उल्टा हो जाता है, यानी 1/Z क्या देता है, Y देता है, तो अपन लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, Y इन के। यानी यदि कोई ऐसी टर्म आती है तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है अपने पास, ये तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा है, ये क्या है, प्रवेश्यता है। तो ये भी किसके लिए, इनपुट के लिए ही है। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की डेफिनेशन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये आंतरिक है, ये आंतरिक नहीं है, क्या है, आंतरिक यानी ट्रांसफर इम्पीडेंस। सॉरी, ये आंतरिक तो अपने पास जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी, ये क्या है अपने पास, केवल आंतरिक है। ये क्लियर आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो ये आंतरिक है और आंतरिक की डेफिनेशन आएगी अपने पास, वो आंतरिक आएगी। तो ये तो क्या अपना इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंटरनल इम्पीडेंस हो जाएगा, जो आंतरिक कहते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल इम्पीडेंस। तो ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। तो देख लीजिए एक बार डेफिनेशन और ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। देखो अपन ने बात की थी नेक्स्ट, सबसे पहले बात की थी परिचालन बिंदु प्रतिबाधा की। अब अपन बात करते हैं आंतरिक प्रतिबाधा की, यानी जिसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस क्या होता है, ये चीज देखनी है। तो परिचालन बिंदु प्रतिबाधा में क्या देखा था कि कोई भी वोल्टेज सोर्स जुड़ा होता है, एक लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा है, यानी किसी लूप में, यानी इस लूप में यदि वोल्टेज स्रोत जुड़ा है, यानी क्या जुड़ा है अपना, कोई भी सोर्स जुड़ा है, उसी सोर्स के कारण उसी लूप में धारा प्रवाहित होती है। तो निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा का अनुपात क्या कहलाता है अपना, इनपुट वोल्टेज अपॉन में इनपुट करंट क्या कहलाता है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कहलाता है। अब अपन बात करते हैं जैसे इसका ऑपोजिट है, उसी का ऑपोजिट है अपने पास आंतरिक प्रतिबाधा, यानी जिसे बोलते हैं ट्रांसफर इम्पीडेंस। तो ट्रांसफर इम्पीडेंस किसे कहते हैं, यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, मान लिया कि ये लूप है, ये मान लेते कि दो लूप की बात करें, एक अपना जे लूप है और एक क्या है अपना के लूप है। तो यहाँ पे मान लिया कि क्या, यदि किसी लूप में वोल्टेज स्रोत जुड़ा हो, यानी एक लूप में क्या जोड़ना है अपन को, वोल्टेज सोर्स, ये अपन ने क्या कर दिया, जे लूप में वोल्टेज स्रोत जोड़ दिया। उस लूप जे के दूसरे लूप में धारा प्रवाहित हो, यानी अपन ने क्या किया, इसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगी, पर धारा किस में प्रवाहित होनी चाहिए, धारा प्रवाहित होगी दूसरे लूप में। पहले वाली डेफिनेशन में क्या था, धारा प्रवाहित होगी इसी लूप में। अब अपने पास कह रहा है कि धारा प्रवाहित होगी
दूसरे लूप में, यानी यदि किसी लूप में वोल्टेज सोर्स जुड़ा हो तो उस लूप जे के दूसरे लूप में धारा प्रवाहित के में हो तो धारा प्रवाहित हो तो वोल्टा और धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा। यानी मान लिया कि अपने पास कोई लूप है जे और के, यानी जे में अपन ने क्या किया, वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, तो वोल्टेज सोर्स इसमें जोड़ा पर धारा किस में प्रवाहित हो रही है, के में प्रवाहित हो रही है। तो ये वाला अपना जो वोल्टेज और करंट का अनुपात या रेशो होगा वो क्या कहलाएगा अपना, यानी वोल्टा और धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा कहेंगे। इसको व्यक्त किससे करते हैं, वहां पे अपन ने लिखा था कि इसको जेड इन से व्यक्त करते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं कि जेड टी से व्यक्त करते हैं। तो ये हो जाएगा V1 अपन में I2। V1 अपन में I2 क्यों, यहाँ पे अपन ने जो वोल्टेज जोड़ा वो कितना है V1, यानी इसके कारण धारा किसमें प्रवाहित हो रही है, दूसरे लूप में। तो ये हो जाएगा अपना V1 अपन में I2। यदि जे के की फॉर्म में, यानी मैंने जे के दो लूप माने हैं, वोल्टेज सोर्स किसमें जोड़ा अपन ने, जे में, और करंट किसमें प्रवाहित हो रही है, के में। तो इसके फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, जेड टी जे के, यानी जे में जे के कारण के में करंट, तो वी जे अपॉन में आई के, यानी एक वोल्टेज है और एक क्या है, करंट है। तो उसमें भी क्या था, वोल्टेज और करंट था, पर डिफरेंस क्या था वहां पे V1 अपॉन I1 था। यहाँ पे क्या है, V1 अपॉन में I2, यानी एक वोल्टेज के कारण दूसरे लूप में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो वो क्या कहलाएगा अपना, आंतरिक प्रतिबाधा या ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाएगा। तो ये वाली अपनी दो डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक तो है अपने पास फर्स्ट वाली डेफिनेशन ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, दूसरा है अपने पास ट्रांसफर इम्पीडेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि उसमें वोल्टेज सोर्स जुड़ा हो तो उसको आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस तो कर देती है बाकी वोल्टेज सोर्स को, पर डिफरेंस ये आता है कि इसमें इसी एक ही लूप में, यानी एक वोल्टेज के द्वारा उसी लूप में धारा प्रवाहित हो, और इसमें क्या है, जे लूप में के, यानी जे के द्वारा के लूप में धारा प्रवाहित हो। तो दोनों में डिफरेंस ये आएगा कि उसमें सेम लूप में धारा प्रवाहित हो रही थी, इसमें दूसरे लूप में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो अपना कहलाएंगे आंतरिक प्रतिबाधा। इसके बाद मैंने एक नोट लिखा है, तो इस नोट को भी आप नोट कर लेना। परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, यदि परिचालन बिंदु यानी ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस होता है वो क्या होता है अपना, Z1 इन की बात करें तो ये क्या होगा, डेल जेड, यानी जो अपन ने इसके पहले आपने न्यूमेरिकल किया स्टॉक लेक्चरर से पहले, तो वो अपन ने देखा होगा कि डेल जेड अपॉन में क्या होगा, डेल 1 होगा। यदि Z2 इन की बात करता है तो डेल जेड अपॉन में क्या होगा, डेल 2 होगा। ये जेड है, डेल जेड और डेल जेड दोनों में ऊपर, नीचे डेल 1 और डेल 2। ऐसे ही आंतरिक प्रतिबाधा की बात करें तो आंतरिक प्रतिबाधा क्या होगी अपने पास, आंतरिक प्रतिबाधा होगी अपने पास डेल टी जे के अपॉन में डेल टी जेड टी 1 यानी जेड टी। ये क्या आंतरिक प्रतिबाधा को डिफाइन कर रहा है, जे के यानी जे के कारण के में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी जे का तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज, करंट किसका आएगा, के का। तो अपन ने लिख दिया कि डेल जेड अपॉन में डेल जे के, और जेड टी 1 लिखा है तो ये क्या होगा, डेल जेड अपॉन में डेल 1 तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड अपन जानते हैं, डेल जे के भी जानते हैं, यहाँ 1 तो 1। अब यहाँ पे जब आंतरिक प्रतिबाधा निकालते तो जस्ट आपने सुना होगा सखंड, यानी मैट्रिक्स में जो अपन एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं, वो किस बेस पे लेते हैं, इसी बेस पे लेते हैं, यानी -1 जे प्लस के। यदि यहाँ पे 1 2 है तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, तो ये रिजल्ट 3 होगा, तो ये रिजल्ट कैसा देना चाहिए, माइनस में देना चाहिए। तो ये आप नोट कर लेना कि परिचालन बिंदु प्रतिबाधा निकालनी, तब तो क्या करना है, Z1 इन यानी डेल जेड का डिटर्मिनेंट और अपॉन में डेल 1 भी बताया था कैसे निकालते हैं, डेल जेड भी बताया था। Z2 इन है तो Z2 अपॉन में डेल 2 और आंतरिक प्रतिबाधा की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल टी जे के और डेल टी 1 तो ये आप नोट कर लेना एक बार। इसके बेस पे भी अपन क्या निकालेंगे, आंतरिक प्रतिबाधा निकालेंगे। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो कि सिद्ध करो कि एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि प्रूव दैट जेड टी जे के इज इक्वल टू जेड टी के जे, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये अपना क्या है, क्वेश्चन एक सिद्ध करना है, एग्जाम में भी आ चुका है ये पहले क्वेश्चन। जेड टी जे के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जेड टी के जे, यानी यहाँ पे जे के और यहाँ पे के जे, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ
कि जे के कारण के में धारा प्रवाहित हो रही है और के के कारण जे में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो अपन सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, उसके बेस पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया अपना ई, थोड़ा सा बड़ा ही बनाना डायग्राम। ये हो जाएगा अपने पास Z1 Z2, ये हो जाएगा अपना Z3, और यहाँ पे अपन क्या आउटपुट निकालेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या लगाते हैं, लोड, यानी ZL। देखो यहाँ पे अपने पास क्या क्या डायग्राम में किया अपन ने। सबसे पहले तो क्या जोड़ी, एक वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी जोड़ दी। फिर अपन ने इम्पीडेंस जोड़े, यानी इम्पीडेंस कौन सा, Z1 हो गया, Z2 हो गया और Z3 हो गया। अब अपन बात करते हैं ZL। ZL क्या अपना लोड इम्पीडेंस है, जहाँ पर अपन को आउटपुट निकालना है। तो अपन बात करते हैं कि अपने पास दो लूप है, यानी दो लूप का मीनिंग है कि एक तो इसमें जो फर्स्ट लूप है वो तो ये है, यानी इसकी करंट कैसे अपने पास ऐसे, यानी मान सकते हैं कि इसकी करंट कितनी है I1, ये मान सकते हैं कि इसकी करंट कितनी है अपने पास I2, तो ये कितनी हो जाएगी करंट I2। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे करंट कितनी होनी चाहिए, यानी वही किरचॉफ का फर्स्ट नियम, संधि बिंदु वाला, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये पॉइंट है अपना। तो ये हो गया अपने पास, देखो आने वाली धारा है तो I1, जाने वाली धारा कौन सी है I2, और ये कौन सी हो जाएगी प्लस, मान लो कि I3, ये वाली मान लेते हैं। I3 की वैल्यू कितनी आएगी, I1 माइनस का I2, क्योंकि अपने पास दो करंट ही दे रखी है, एक I1 है और एक I2 है। तो ये हो जाएगी अपने पास I1 माइनस का I2, यानी मैं लिख सकता हूँ I1 माइनस का I2। तो इस बेस पे अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी ये वाला डायग्राम हो जाएगा इसका। क्या किया मैंने, कोई भी वोल्टेज सोर्स जोड़ दिया, तीन इम्पीडेंस जोड़ दी और लोड इम्पीडेंस जोड़ दिया। इसके बाद अपन करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर सबसे पहले तो लूप कंसीडर करना होगा, A B C D E और F। तो ये मैंने लूप कंसीडर कर लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट लूप की बात करते हैं। तो देखो लूप फर्स्ट में, यानी लूप फर्स्ट कौन सा है, A B E F A। यदि इसमें इसकी इक्वेशन लिखे वोल्ट किरचॉफ के सेकंड नियम से, तो कैसे लिखेंगे, अपन यहाँ से चल रहे हैं तो क्या आएगा I1 Z1, I1 Z1। अब अपन यहाँ से चलेंगे तो क्या आएगा I1 प्लस दिशा के साथ ही चल रहे हैं, यानी I1 माइनस I2 Z3। अब यहाँ से चल लिए अपन, अब यहाँ से चलेंगे तो ये पहले कौन सा माइनस का टर्मिनल आ रहा है, तो माइनस का E इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ I1 Z1 प्लस I1 Z3 माइनस का I2 Z3 इज इक्वल टू E। तो ये हो जाएगा अपने पास, E को तो I1 कॉमन आ रहा है तो I1 कॉमन ले लो, तो Z1 प्लस Z3 माइनस का I2 और Z3 इज इक्वल टू E। यानी ये तो क्या हो जाएगी, लूप नंबर फर्स्ट से इक्वेशन आ जाएगी। क्या करना है, इक्वेशन सबको मैंने बता दी थी कैसे लिखनी है। यदि आप यहाँ से चलते हो, यदि इस लूप में अपन ऐसे चल रहे, नाम दे रखा है अपन को A B E F A से, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आकर क्या करना है, वापस रुकना है। तो ये हो जाएगा अपना A B E F और A। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया I1 Z1, यहाँ पे मैंने करंट मान लिया I1 I2 है, तो यहाँ पे इसके साथ लिख दिया I1 Z1। अब नीचे जाएंगे तो डायरेक्शन के साथ ही अपन, तो I1 माइनस का I2 मल्टीप्लाई Z3, और इधर से चलेंगे तो वापस माइनस का E, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल जो पहले आता है वो पहले लिखते हैं, तो माइनस आ रहा है तो माइनस। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। यदि सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी, लूप सेकेंड में, लूप सेकेंड कौन सा है अपना, B C D E B में। तो इसमें इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो I2 Z2, I2 Z2, फिर वहाँ से चलेंगे तो अपना I2 ZL, I2 ZL, फिर अपन चलेंगे तो वापस ये, अब देखो यहाँ से अपन यहाँ तक तो आ गए, अब अपन ऊपर जा रहे हैं, करंट कैसे आ रही है, अपन से आगे टकरा रही है, तो क्या होगा माइनस का I1 माइनस का I2, साथ में क्या होगा Z3 इज इक्वल टू 0। जब अपन से करंट टकराती है तब माइनस में लेना है, नहीं टकराती है तो प्लस में लेना है। तो I2 Z2 ये सब 2 है, प्लस का I2 ZL, माइनस का यदि मल्टीप्लाई करें तो I1 Z3 प्लस का I2 Z3 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन है वो कॉमन निकालो। देखो I2 इसमें भी आ रहा है, I2 इसमें भी आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्या आएगा माइनस का I1 Z3, और जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल दिया, तो I2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा Z2
जेड थ्री यानी जेड टू प्लस का जेड थ्री प्लस का जेड एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगी अपनी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकेंड इन दोनों इक्वेशन से अपन को क्या लगाना है यहाँ पे क्रेमर नियम लगाना है। तो क्रेमर नियम आप लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे क्रेमर नियम, ये दोनों इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन से क्रेमर नियम लगा लो या मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो। तो क्रेमर नियम से क्या हो जाएगा अपने पास Z1 प्लस Z3 और माइनस का Z3। नीचे वाली इक्वेशन है I1 के साथ क्या है माइनस का Z3 और ये क्या है अपना Z2 प्लस Z3 प्लस का ZL। तो ये क्या हो जाएगा अपना Z वाली साइड। ऐसे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा I1 और I2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना E और 0। तो ये वाली क्या बन जाएगी अपना क्रेमर नियम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये तो क्या अपना Z की मैट्रिक्स है, ये किसकी है I की है और ये किसकी है अपना E की है। तो ये वाली क्या हो गई अपनी मैट्रिक्स। अब इसको अपन को निकालना क्या है, अपन को सिद्ध करना है कि जेड टी जे के और जेड टी के जे क्या होना चाहिए, वो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या निकालना है डेल जेड निकालना है। तो एक बार इसको लिख लो फिर अपन देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है लिख सकते हैं। अब इस ये तो अपना डेल जेड निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो डेल जेड कहाँ से निकलेगा अपना, डेल जेड क्या है, डेल जेड अपना निकलेगा यहाँ से, यानी मैं डेल जेड इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कि ये होगा अपने पास Z1 प्लस Z3 माइनस का Z3 माइनस का Z3 और ये हो जाएगा Z2 प्लस Z3 प्लस ZL। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालें डेल जेड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन डेल जेड। तो डेल जेड देखो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये क्या करना है सारने के लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा देखो Z1 प्लस Z3, इसका होगा तो Z2 प्लस Z3 प्लस ZL और माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या होगा अपना Z3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL। ऐसे ही प्लस का करोगे तो Z3 Z2 प्लस का Z3 का स्क्वायर प्लस Z3 ZL और माइनस का Z3 का स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या रहेगा Z1 Z2, यानी इसको लिख सकते हैं Z1 Z2 प्लस का Z1 Z3 प्लस का Z1 ZL प्लस का Z3 Z2 और प्लस का Z3 ZL। तो देखो ZL कॉमन आ सकता है, इसको कॉमन निकालो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 ZL प्लस Z3 Z2 ZL कॉमन आ जाएगा तो ये क्या रहेगा अपने पास Z1 प्लस का Z3। तो एक तो ये क्या आ गया अपना डेल जेड आ गया। अब देखो अपन यहाँ पे बात करें कि डेल जेड तो आ गया, अब अपन बात करते हैं कि डेल 1 1 कितना है, यानी अपन लिख सकते हैं ये क्या है डेल 1 1 है, डेल 1 2 है, ये डेल 2 1 है और डेल 2 2 है। यदि अपन बात करते हैं अपन को देखो निकालना क्या है जेड टी जी के इक्वल टू जेड टी के जे, यानी मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ जेड टी 1 2 इज इक्वल टू जेड टी 2 1। क्या लिख सकता हूँ, क्या सही है। जे की जगह क्या रखा 1, के की जगह 2, यानी इसको मैं इस रूप में कन्वर्ट कर दिया जेड टी 1 2 और जेड टी 2 1। तो ये वाली चीज़ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो अपन वैल्यू रख लेते हैं कि जेड 1 2 कितना होगा, यानी यदि मैं बात करता हूँ डेल 1 2 की, यानी डेल 1 2 कितना आएगा अपने पास, देखो डेल जेड तो आ गया, ये डेल 1 2 की बात करें तो डेल 1 2 कितना आना चाहिए अपने पास माइनस का Z3 आना चाहिए। तो वो क्या आ जाएगा डेल 1 2 इज इक्वल टू माइनस का Z3। तो ये वाली टर्म आ जाएगी अपने पास डेल 1 2 इज इक्वल टू माइनस का Z3 और डेल 2 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो Z2 1 ये तो हो गया डेल और ये क्या हो गया डेल 2 1 माइनस का Z3। अब अपन को निकालना क्या है, निकालना क्या अपन को सबसे पहले तो ये चीज़ निकालनी है। तो ये चीज़ आप निकाल सकते हो, इस डायग्राम को हटा दूंगा।
देखो यहाँ पे अपन को निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, डेल, क्या क्या निकालना है अपन को, डेल टी, यानी क्या है अपने पास, जेड, यानी जेड टी 1 2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जेड टी को क्या लिख सकता हूँ, डेल जेड अपॉन में डेल क्या 1 2, जो अपन ने नोट में लिखा था वही चीज़ लिख रहे हैं, डेल जेड अपॉन में डेल 1 2, तो डेल 1 2 और -1 की पावर 1 + 2, तो डेल जेड तो कितना आ रहा है, देखो डेल जेड अपनी ये कंप्लीट टर्म आ रही है, तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस ZL और Z1 प्लस Z3, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, डेल 1 2 की वैल्यू कितनी, डेल 1 2 की वैल्यू माइनस का Z3, तो ये रिजल्ट क्या रहेगा, और -1 है, और इसके साथ में ही क्या रहेगा इसके आगे, यानी -1 की पावर, इसके आगे लिख लेना कि -1 की पावर 1 + 2, यानी ये भी क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो ये माइनस आ रहा है इसकी वजह से, एक ये माइनस, तो ये क्या दे देगा, Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 ZL Z1 प्लस Z3 अपॉन में क्या आ जाएगा, Z3, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, डेल टी 1 2 की, तो एक वैल्यू तो अपने पास क्या आ गई, ये आ गई। यदि दूसरी वैल्यू निकालनी है तो दूसरी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, दूसरी कैसे निकालनी है अपन को, जेड टी 2 1 है, यानी डेल जेड अपॉन में डेल 2 1 हो जाएगा, डेल जेड अपन जानते हैं, और माइनस का 1 2 + 1, तो ये भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस और इसका माइनस, यानी डेल जेड तो वही आएगा अपने पास, Z1 Z2 Z1 Z3 प्लस Z3 ZL प्लस ZL Z1 प्लस Z3 अपॉन में Z3 का 3 आएगा, क्योंकि डेल 2 1 भी क्या है अपना, माइनस का डेल 3, और तो यहाँ पे जो माइनस आ रहा था, माइनस का 1 2 + 1, यानी ये माइनस और ये माइनस क्या दे देगा, प्लस दे देगा, यानी मैं लिख सकता हूँ Z21 = Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 ZL प्लस ZL अपॉन में Z3, तो ये देखो दोनों रिजल्ट क्या आ गए अपने, सेम आ गए, यानी ZT12 भी क्या है, यही इक्वेशन आ रही थी, ZT21 भी क्या आ रही थी, यही इक्वेशन आ रही थी, इसकी वजह से अपन लिख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन, यानी नंबर देना हो तो दे दूँ मैं ए और बी, यदि ये वाली ए और बी दोनों सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा, ZTJK = ZTKJ, यानी ये वाला क्या हो जाएगा अपना, प्रूफ हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आएंगे अपन पैरामीटर के साथ, तो एक अच्छा सा कंसेप्ट है पैरामीटर, जिसमें 4 टर्मिनल नेटवर्क का 3 तरह के सर्किट होते हैं, उसको पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, तो वो देखेंगे, तो ये एक बार आप नोट कर लीजिए।